नमस्कार। आज हम सब मिलकर एक सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हमें ले जाएगा दक्षिण भारत के एक शानदार सुनहरे दौर में। एक ऐसा दौर जिसे हम संगम युग के नाम से जानते हैं। ये वो वक्त था जब राजा थे, महान कवि थे और ऐसी ऐसी कहानियां थी जो आज भी हमारे दिलों में गूंजती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये कमाल का सफर। सोचिए, एक बेगुनाह की मौत पूरे शहर को जलाकर राख कर देगी। क्या दमदार लाइन है ना? ये शब्द ये असल में एक बहुत पुराने तमिल महाकाव्य के दिल में बसे हैं और ये हमें उस दौर के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। न्याय और धर्म को लेकर उनकी सोच क्या थी, जिसके बारे में हम आज जानने वाले हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक औरत के श्राप से। जी हाँ, एक श्राप। ये कहानी है कन्नगी की, जो हमें मिलती है शिलप्पदिकरम नाम के एक महाकाव्य में। एक ऐसी औरत जिसके गुस्से की आग ने सचमुच एक पूरे साम्राज्य की नींव हिला दी थी। तो कहानी कुछ ऐसी है कि कन्नगी का पति था कोवलन। उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लग जाता है और होता क्या है कि पांड्य राजा बिना कोई ठीक से जांच पड़ताल किए उसे मौत की सजा सुना देते हैं। अब सोचिए, दुख और गुस्से से भरी कन्नगी सीधा राजा के दरबार पहुंचती है इंसाफ मांगने। लेकिन जब उसे इंसाफ नहीं मिलता तो वो ऐसा श्राप देती है कि पूरा का पूरा मदुरै शहर जलकर राख हो जाता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये इतने ताकतवर राजा थे कौन, और ये शानदार मदुरै शहर, इसकी क्या कहानी थी जो एक औरत के श्राप से जल गया? इस कहानी के पीछे का सच जानने के लिए हमें उस दौर के महान शासकों से मिलना ही होगा। तो चलिए मिलते हैं मूवेंदार से। मूवेंदार मतलब 3 महान ताज पहनने वाले राजा। ये वो 3 राजवंश थे जिन्होंने उस दौर में दक्षिण भारत पर राज किया: चेर, चोल और पांड्य। यहाँ देखिए, इन तीनों राजवंशों को समझना कितना आसान है। सबसे पहले पांड्य, इनका निशान था मछली और इनकी राजधानी थी मदुरै, जो उस वक्त साहित्य का एक बहुत बड़ा गढ़ था। फिर आए चोल, जिनका निशान था बाघ, और ये कावेरी डेल्टा के फर्टाइल इलाके पर राज करते थे। और आखिर में थे चेर, जिनका निशान था धनुष बाण। ये लोग केरल के तट पर थे और वहां से होने वाले पूरे समुद्री व्यापार पर इनका कंट्रोल था। तो सबसे पहले बात करते हैं पांड्यों की। ये मदुरै के राजा थे। हाँ, वही मदुरै जिसे कन्नगी ने श्राप दिया था। ये लोग कवियों को बहुत बढ़ावा देते थे और मोतियों के व्यापार के तो मास्टर थे। इनकी राजधानी मदुरै उस जमाने का एक बड़ा कल्चर और लिटरेचर का हब थी। इसके बाद नंबर आता है चोलों का। कावेरी डेल्टा के ताकतवर बाघ। इनके एक बहुत ही महान राजा हुए करिकाल, और उनका नाम आज भी उनके जबरदस्त इंजीनियरिंग के कामों की वजह से लिया जाता है। और आखिर में चेर, ये मालाबार तट के रखवाले थी और इनका निशान था धनुष और बाण। इनकी लोकेशन आप कह सकते हैं बहुत ही स्ट्रेटेजिक थी। क्यों? क्योंकि पश्चिम के साथ जितना भी समुद्री व्यापार होता था वो सब इनके कंट्रोल में था। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई, हमें इन राजाओं के बारे में और इनकी इतनी कमाल की कहानियों के बारे में पता कैसे चला? तो इसका जवाब इनकी शानदार साहित्यिक परंपरा में छुपा हुआ है। इस पूरे युग को जो नाम मिला है ना, संगम युग, वो एक बहुत ही खास चीज की वजह से मिला है। तो आखिर ये संगम था क्या? चलिए पता लगाते हैं कि कवियों की सुनहरी महफिल का मतलब क्या था। संगम का मतलब है एक अकेडमी, या कह लीजिए कवियों की एक बड़ी सी मीटिंग या सभा। और ये सभाएं होती थी मदुरै में, पांड्य राजाओं की देखरेख में। और इन्हीं सभाओं में तमिल साहित्य के उस सुनहरे दौर की नींव रखी गई जिसे हम आज तक याद करते हैं। अच्छा, संगम साहित्य की कुछ सबसे बड़ी किताबों की बात करें तो एक है तोलकाप्यम, जो तमिल ग्रामर पर लिखी सबसे पुरानी किताब है। फिर है शिलप्पादिकारम। अरे, ये तो वही है जिसमें कन्नगी की कहानी है। इसे इसकी कहानी की वजह से तमिल इलियड भी कहते हैं। और एक और है मणिमेकले, जो एक मशहूर बौद्ध महाकाव्य है। तो सवाल ये है कि ये जो इतना शानदार कल्चर था, कविता थी, इतनी ताकत थी, इस गोल्डन एज को पावर कहाँ से मिल रही थी, फ्यूल कहाँ से आ रहा था? तो इसका एक बहुत बड़ा जवाब है पैसा। उस जमाने की जबरदस्त आर्थिक खुशहाली। और ये खुशहाली आई थी सोने की बारिश से। जी हाँ, सोने की बारिश। चलिए जरा दक्षिण भारत और रोमन एम्पायर के बीच के इस दिलचस्प ट्रेड कनेक्शन को समझते हैं। देखिए, ये ट्रेड का जो पूरा सिस्टम था बड़ा सिंपल था पर बहुत ही ज्यादा फायदेमंद।
होता ये था कि मालाबार के तट पर काली मिर्च उगाई जाती थी, फिर उसे चेरों के बंदरगाह मुजिरिस से जहाज़ों पर लाद कर भेज दिया जाता था, और बदले में क्या आता था? रोमन एम्पायर से ढेरों ढेर सोना। काली मिर्च की कीमत वेस्ट में इतनी ज्यादा थी, आप अंदाजा लगाइए कि संस्कृत में इसे एक नाम दिया गया था, यवन प्रिया। इसका मतलब है यवनों को प्यारी चीज। और यवन कौन थे? ग्रीक और रोमन लोग। तो ये नाम ही बता देता है कि वहां इसकी कितनी जबरदस्त डिमांड थी। तो ये जो दौर था कहानियों का, व्यापार का, इसने अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ी है जो आज भी जिंदा है। और ये सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं है, ये हमारे रीति रिवाजों में, हमारी बनाई हुई चीज़ों में आज भी झलकती है। तो चलिए संगम युग की उन गूंजों को देखते हैं जो हमें आज भी पत्थरों में और पूजा की परंपराओं में सुनाई देती हैं। सबसे पहले इंजीनियरिंग की बात करते हैं। ये है कल्लनई बांध, जिसे चोल राजा करिकाल ने बनवाया था। और ये कोई मामूली बांध नहीं है, ये दुनिया के सबसे पुराने वाटर डाइवर्जन स्ट्रक्चर्स में से एक है, जो आज भी इस्तेमाल हो रहा है। सोचिए, करीब 2000 साल पुराना बांध और आज भी लाखों एकड़ जमीन को पानी दे रहा है। ये उस दौर की इंजीनियरिंग का जीता जागता सबूत है। और अब बात करते हैं कल्चरल लेगेसी की। याद है कण्णगी की कहानी? तो चेर राजा सेंगुट्टुवन उसकी कहानी से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने कण्णगी पूजा ही शुरू कर दी। मतलब एक कहानी का किरदार, एक ऐसी औरत जो अन्याय के खिलाफ लड़ी, वो देवी बन गई, आस्था और हिम्मत का प्रतीक। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज की इस पूरी बातचीत से हमें क्या खास बातें याद रखनी हैं। पहली, संगम युग कवियों की सभाओं वाला एक लिटरेरी गोल्डन एज था। दूसरी, चेर, चोल और पांड्य राजाओं ने एक बहुत ही खुशहाल इलाके पर राज किया। तीसरी, रोम के साथ काली मिर्च यानी यवन प्रिय के व्यापार से बहुत ज्यादा दौलत आई। और चौथी, इसकी विरासत आज भी जिंदा है, कहानियों में, पुराने बांधों में और हमारी परंपराओं में। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूं, इतिहास आखिर होता क्या है? क्या वो सिर्फ किताबों में लिखी हुई तारीखें हैं, या वो उन कहानियों और परंपराओं में जिंदा रहता है जो एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को सुनाती है? संगम युग की कहानी सुनकर तो यही लगता है कि शायद असली इतिहास इन दोनों में ही बसता है।